हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इससे पहले हम लोग प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में ये सब चीज़ें डिटेल में देख चुके थे, इसलिए यहाँ पर हम क्विकली इन सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे। और ये वीडियोज़ बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको इन वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या है? इट इज हाईली कंडेंस्ड शूट दैट इज मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन। इसके अलावा फ्लावर के स्ट्रक्चर को भी हम कई बार अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि जो फ्लावर है उसका जो स्टॉल्क है उसको हम बोलते हैं पेडिसेल। इसके साथ साथ फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं, जिसके बारे में आपको मालूम ही है कि जो आउटर मोस्ट वर्ल है इसे हम कहते हैं कैलिक्स, इसकी यूनिट होती है सेपल। जो सेकेंड वर्ल है इसको हम बोलते हैं करोला, जिसकी यूनिट होती है पेटल। थर्ड वर्ल जो है इसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जिसकी एक यूनिट होती है स्टेमन। एंड देन लास्ट वर्ड जो आपका है ये है गाइनोशियम, इसकी यूनिट होती है पिस्टल और कार्पल। तो ये बेसिकली क्या है? ये एक फ्लावर है जिसमें आपको 4 वर्ल्स देखने को मिलते हैं। देन ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर का एक समराइज्ड फ्लो चार्ट है, जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। जो आउटर मोस्ट वर्ल है वो है कैलिक्स, इसकी यूनिट है सेपल। इसका मेन फंक्शन है ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड वर्ल है करोला, इसकी यूनिट है पेटल। इसका काम है कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ताकि पॉलिनेशन हो सके। इसके बाद आता है थर्ड वर्ल, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। इसके 3 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। लास्ट वर्ल जो है ये है गाइनोशियम, जिसको हम बोलते हैं पिस्टल या कार्पल, जो कि गाइनोशियम की एक सिंगल यूनिट है। और पिस्टल या कार्पल में आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो यहाँ पर जो कैलेक्स और करोला है इसे हम एसेसरी वर्ल कहते हैं, और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है इन्हें हम एसेंशियल वर्ल कहते हैं, बिकॉज दीज वर्ल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट को हम स्टेमन बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टेमन मिलकर जो वर्ल बनाते हैं इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। और स्टेमन में आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। एंथर बेसिकली क्या है? एंथर इज द फर्टाइल पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। कनेक्टिव की अगर बात करें तो ये एक तरीके का स्टेराइल टिश्यू है, जो कि आपको फिलामेंट और एंथर के बीच में देखने को मिलता है। और फिलामेंट बेसिकली क्या है? जो स्टेमन का स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, जो कि पूछा भी जाता है एमसीक्यू में, जो कि है कि फिलामेंट जो है, फिलामेंट का कौन सा एंड कहाँ पर कनेक्टेड रहता है। तो बेसिकली हम लोग 2 टर्म्स यूज करते हैं, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल। तो फिलामेंट में जो एंड नीचे की तरफ है यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से या फिर पेटल से कनेक्टेड रहता है। तो ये वाला एंड जो है फिलामेंट का, ये थैलेमस के पास है, इसलिए इसको हम प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। और ऊपर की तरफ जो फिलामेंट का एंड है इसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। तो द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज कनेक्टेड टू द थैलेमस और टू द पेटल, एंड द डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज कनेक्टेड टू द एंथर। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा भी जाता है, इसलिए आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ जब आपका स्टेमन पेटल से कनेक्टेड रहता है तो उसके लिए एक प्रॉपर टर्म आपको मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इपीपेटलस कंडीशन। और जब ये स्टेमन पेरियंथ से कनेक्टेड रहता है तो उसको हम बोलते हैं इपीफिलस कंडीशन। तो ये दोनों टर्म्स भी आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आपकी बुक में है वो है एंथर। तो एंथर बेसिकली कैसा होता है? जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है, यानी कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक एंथर के केस में आपको क्या कंडीशंस देखने को मिलती है? एंथर जनरली बाई लोब्ड होता है, यानी कि उसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। हर लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डाइथीकस कंडीशन होती है। और इसके साथ साथ जो एंथर होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, क्योंकि 2 लोब प्रेजेंट है तो हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल जो एंथर होता है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक, उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से ये वाला जो एंथर है ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज, तो बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, ये तीनों टर्म्स आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ केसेस में जो एंथर होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल लोब प्रेजेंट होता है,
मोनोथीकस कंडीशन होती है और हर लोब में क्योंकि एक ही लोब है तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, तो यानी कि बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो जो मोनोलोब्ड और बाइस्पोरेंजिएट एंथर है ये आपको फैमिली मालवेसी के केस में देखने को मिलता है। जैसे कि आप हिबिस्कस का फ्लावर अगर देखो तो उसमें आपको मोनोलोब्ड मोनोथीकस एंथर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक एंथर का टाइप और होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरेंजिएट एंथर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही स्पोरेंजिया, एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया इस टाइप के एंथर में प्रेजेंट होती है और इसका एग्जाम्पल है आर्सियोथोबियम, जिसको हम डॉर्फ मिसल्टो के नाम से भी जानते हैं। ये स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासिटिक प्लांट है और इसके साथ साथ जो इसके होस्ट है वो बेसिकली फैमिली पाइनेसी और फैमिली क्यूपरसेसी के मेंबर्स होते हैं। हालांकि ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट फिर भी यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं। एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के डेवलप हो जाते हैं पोलन सैक्स में, जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। यहाँ पर आपको 2 सेक्शंस देखने को मिले। एक सेक्शन जो है वो इमैच्योर एंथर का है और दूसरा सेक्शन जो है वो मैच्योर एंथर का है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले सेक्शन के बारे में जो कि है इमैच्योर लिली एंथर का सेक्शन। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो सेक्शन है ट्रांसवर्स सेक्शन, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेसिकली ये एक डाइथीकस एंथर है क्योंकि इसमें बाइलोब्ड कंडीशन आपको देखने को मिलती है, यानी कि आपको यहाँ पर 2 लोब्स देखने को मिलते हैं और वो दोनों लोब्स कनेक्टिव के टिश्यूज से कनेक्टेड होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको वस्कुलर सप्लाई भी देखने को मिल रही है जिससे कि यहाँ पर एंथर को न्यूट्रिशन मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो कंडीशन देखने को मिल रही है वो है टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, क्योंकि आपको यहाँ पर हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये दूसरा वाला लोब है और इसमें भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो टोटल आपको यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक्स देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर सबसे पहले आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। उसके बाद जो लेयर आती है वो है इलोंगेटेड सेल्स की जिन्हें हम कहते हैं एंडोथीशियम। उसके बाद लेयर आती है मिडल लेयर और उसके बाद ये जो आपको बड़े बड़े से सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये है टेपटम की सेल्स जो कि पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इससे पहले ये जो बाहर के 3 लेयर होते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन सेल्स देख रहे हो ये बेसिकली है माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसे हम पोलन मदर सेल के नाम से भी जानते हैं और यही सेल्स मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं जिसको अभी हम आगे देखेंगे। और इसीलिए आपको यहाँ पर ये जो एंथर देखने को मिल रहा है ये इमैच्योर एंथर है क्योंकि इसमें अभी तक पोलन ग्रेन्स नहीं बने हैं और इसमें ये जो सेल्स है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जिनसे फ्यूचर में जाकर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली जब माइक्रोस्पोर सेपरेट होंगे तो उन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहेंगे। अब यहाँ पर हम मैच्योर एंथर को देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये एक मैच्योर एंथर का डायग्राम है और इसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं ये सब पोलन ग्रेन्स है, यानी कि अब पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमियम, जिससे कि एंथर का डिहिसेंस होता है, जहाँ से एंथर का ब्रेकडाउन होता है और ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। तो ये बेसिकली एक मैच्योर एंथर है जिसमें आपको पोलन ग्रेन्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है और इसके साथ साथ इससे एमसीक्यू भी बनते हैं। तो जैसा कि आपको पता है एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम 4 में से एक की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जब आप एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हो तो उसमें आपको एक सर्कुलर आउटलाइन दिखाई देती है जो कि है माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करते हुए 4 वॉल लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे बाहर वॉल लेयर होती है एंथर की उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस और इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके बाद जो लेयर आपको दिखाई देती है इसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम जो कि बहुत बड़े बड़े रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की बनी हुई होती है और इन सेल्स की खास बात ये होती है कि इन सेल्स में कुछ फाइबरस थिकनेस
लिगनिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि अल्फा सेलुलोज की बनी हुई होती है। इन सेल्स की खास बात ये होती है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, यानी कि ये सेल्स बहुत आसानी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बाद इंडोथीशियम की सेल्स में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से एंथर का डिहिसेंस बहुत आसानी से होता है। डिहिसेंस का मतलब ये है कि एंथर का बस्ट होना। इंडोथीशियम के बाद जो लेयर्स आती है इनको हम बोलते हैं मिडल लेयर्स। इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर वॉल की, इसको हम बोलते हैं टेपटम। टेपटम का काम ये रहता है कि ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है और इसके साथ साथ ये एक एंजाइम भी सेक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं कैलेज, जिसका काम ये रहता है कि जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है तो उसके सेपरेट होने में इस एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ जो टेपटम है, टेपटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इसमें आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी देखने को मिलते हैं। अगर हम टेपटम के टाइप की बात करें तो दो टाइप का बेसिकली ये होता है, सेक्रेटरी और अमोइबॉइड टाइप। इसको हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं अपने वीडियोज़ में। तो बेसिकली जो आपका ये पोर्शन है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का, इससे आपको शॉर्ट नोट बन सकता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ड्रॉ करने के लिए। इसके साथ साथ इसमें जो वॉल लेयर्स है इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपटम, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इंडोथीशियम अल्फा सेलुलोज का बना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडोथीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिहिसेंस ऑफ एंथर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो टेपटम है इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अब ये जो चारों वॉल लेयर्स है ये बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करे हुए रहती हैं। तो जो यंग एंथर होता है, यंग एंथर में जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट रहता है, यानी कि सेंटर में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या भरे हुए हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू भरे हुए हैं। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करते हुए एंथर की 4 वॉल लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि है एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपटम। तो यंग एंथर में आपको इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख लेते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एंथर जो होता है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, किस टाइप का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑफ विच टाइप। तो यहाँ पर इसका आंसर है यूस्पोरेंजिएट टाइप। यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें कि ग्रुप ऑफ सेल्स से डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। और यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से होती है और इस डेवलपमेंट को हम यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ये किस तरीके से स्टार्ट होती है, पहले यहाँ पर हम पूरा फ्लोचार्ट देख लेते हैं। इसके बाद हम पूरा डायग्राम के फॉर्म में भी चीजों को देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यंग एंथर है। यंग एंथर में बेसिकली क्या होता है, होमोजीनस मास ऑफ सेल्स होता है जो कि एपिडर्मिस से बाउंडेड होते हैं, यानी कि एक तरीके से दिखने वाले सेल्स का ग्रुप है जो कि एपिडर्मिस से बाउंडेड है चारों तरफ से। अब धीरे धीरे करके एंथर में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और एंथर अपना 4 साइडेड स्ट्रक्चर लेने लगता है। एंथर अपना शेप लेने लगता है 4 साइडेड स्ट्रक्चर की तरह और इस स्ट्रक्चर को हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 4 साइड्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम बात डाइथिकस एंथर की कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंथर अपना 4 साइडेड स्ट्रक्चर का शेप एज्यूम कर लेता है और अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एंथर है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। तो हर लोब में क्या होगा, कुछ हाइपोडर्मल सेल्स इनलार्ज हो जाते हैं, कॉन्स्पिक्वस हो जाते हैं और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है और उनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट हो जाता है और धीरे धीरे उनमें एक्टिव डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो एंथर के जो 4 साइड्स हैं, चारों कॉर्नर्स पर इस टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं और इन सेल्स को हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल इनिशियल या फिर आर्किस्पोरियम भी इन्हें हम कहते हैं।
अब यहाँ पर ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये पेरिक्लिनली डिवाइड करती है, यानी कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन यहाँ पर ये डिवाइड करती है, जिसकी वजह से दो सेल्स बनते हैं। एक सेल ऊपर की तरफ बनता है यानी कि एपिडर्मिस की तरफ बनता है, और दूसरा सेल अंदर की तरफ बनता है। तो जो सेल ऊपर की तरफ बनता है एपिडर्मिस की तरफ, उसे हम प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, और जो सेल अंदर की तरफ बनता है उसे हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये भी रैपिडली डिवाइड करते हैं और फिर धीरे धीरे करके ये पूरा लेयर बना लेते हैं। तो प्राइमरी पैराइटल लेयर बन जाएगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का पूरा ग्रुप बन जाता है। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये फर्दर डिवाइड करते हैं पेरिक्लिनर और एंटीक्लिनर डिवीजन के साथ। एंटीक्लिनर डिवीजन यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, और पेरिक्लिनर डिवीजन यानी कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। अब ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये भी फर्दर डिवाइड करता है और सेकेंडरी पैराइटल सेल या सेकेंडरी पैराइटल लेयर बना लेता है, और फिर उस सेकेंडरी पैराइटल लेयर से एंथर की वॉल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जनरली आप जब पढ़ते हो 12th या फिर बीएससी लेवल पर, तो जनरली यही बताया जाता है कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है उसमें फर्दर डिवीजन होने के बाद एंथर की वॉल बनती है। अब यहाँ पर ये जो एंथर की वॉल है इसमें कौन कौन से लेयर्स आते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो एंथर की वॉल है उसमें बेसिकली लेयर्स आते हैं इंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपटम। तो यहाँ पर जो एंथर की वॉल है उसमें लेयर्स जो बनेंगे बाहर की तरफ, इंडोथीशियम, देन मिडल लेयर और देन टेपटम, और एपिडर्मिस तो पहले से ही बना हुआ है। तो एंथर की वॉल में जो लेयर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपटम। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है जो कि सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, जो कि ग्रुप है स्पोरोजिनस सेल्स का, उसमें क्या होता है कुछ सेल्स या तो डायरेक्टली या फिर आफ्टर फ्यू माइटोसिस फंक्शन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। अब क्या होता है, जो स्पोरोजिनस सेल का ग्रुप सेंटर में प्रेजेंट है वहां पर कुछ सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगती हैं, जिन्हें हम पोलन मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। और ये सेल्स जो होती हैं ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। अब होता क्या है, इन सेल्स में मियोसिस होती है। मियोसिस जैसा कि आपको पता है कि मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, यानी कि इसके बाद जो सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है और अल्टीमेटली डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं मियोसिस के बाद। तो यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें जब मियोसिस होगी तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं यहाँ पर। लेकिन वो जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं कैलोज वॉल के थ्रू, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। क्योंकि ये 4 माइक्रोस्पोर का ग्रुप होता है इसलिए इसे टेट्राड कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बन गया है माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये बेसिकली पूरी प्रोसेस थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, यानी कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर बने हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द आर्कीस्पोरियल सेल्स। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे आर्कीस्पोरियल सेल से। बट अगर आप एनसीईआरटी की बात करो, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आप किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस। एनसीईआरटी ने बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिर्फ यहाँ पर इस स्टेप को फोकस किया है, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स बाय मियोसिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर बेसिकली आप दोनों डेफिनेशंस में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। जब आप हायर लेवल पर पढ़ते हो तब आप और डिटेल में पढ़ते हो कि बेसिकली माइक्रोस्पोर्स कहाँ से डेवलप हुए, पोलन मदर सेल कहाँ से आए, तो अल्टीमेटली आर्कीस्पोरियल सेल और आर्कीस्पोरियल सेल भी कैसे डेवलप हुए वो भी चीज आ जाती है हायर लेवल्स पर। बट जब आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो आपको ये वाली डेफिनेशन देखने को मिलेगी। दोनों ही डेफिनेशंस अपनी अपनी जगह पर सही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। फ्लो चार्ट को तो हम पहले ही देख चुके हैं, डायग्राम को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यंग एंथर होता है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उसमें एपिडर्मिस होता है और होमोजीनस मास ऑफ सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे ये एंथर डेवलप करता है और कुछ अपना शेप लेने लगता है। और यहाँ पर ये जो होमोजीनस मास ऑफ सेल्स होते हैं इनमें से कुछ सेल्स इनलार्ज हो जाते हैं, उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है।
जाता है। ऐसे सेल्स आपको एंथर के चारों कोनों पर देखने को मिलते हैं और इन्हें हम आर्किस्पोरियल इनिशियल के नाम से जानते हैं। अब ये आर्किस्पोरियल इनिशियल पेरिक्लिनली डिवाइड करते हैं, यानी कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, जिसकी वजह से दो सेल बनते हैं। एक सेल होता है पैराइटल सेल जो कि बाहर की तरफ बनता है और दूसरा सेल होता है स्पोरोजिनस सेल जो कि अंदर की तरफ बनता है। तो यहाँ पर पैराइटल सेल से एंथर की वॉल बनती है जिसमें क्या क्या आता है, इंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपटम, ठीक है। और जो स्पोरोजीनस सेल होता है उससे क्या बनता है, स्पोरोजीनस सेल डायरेक्टली या फिर कुछ डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करती है और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनाती है जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, जो कि कैलोज की वॉल से जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो टेपटम होता है वो कैलेज एंजाइम सेक्रेट करता है जिसकी वजह से ये कैलोज डिसॉल्व आउट हो जाता है और ये माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं और डिहिसेंस के बाद हम इन्हें पोलन ग्रेन कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होती है और उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, बट वो टेट्राड किस तरीके से बनता है उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है। इसमें सबसे पहले मियोसिस 1 होती है जिससे कि जो 2 डॉटर सेल बनते हैं उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको हैप्लॉइड कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसके बाद इन डॉटर सेल्स में जब फर्दर मियोसिस 2 होगा तो ये दोनों सेल फर्दर डिवाइड करके 4 सेल्स बना देंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। हालांकि वो माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए होंगे कैलोज लेयर से, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो पोलन मदर सेल या जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये जैसे ही मियोसिस में इंटर करती है इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है वो ये है कि ये जो पोलन मदर सेल की वॉल है ये थिक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कैलोज का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम बीटा 1,3 ग्लूकेन के नाम से जानते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में मियोसिस के दौरान देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी चेंजेस होते हैं बट जो इम्पोर्टेंट चेंज है उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सेल डिवीजन हो उसमें 2 स्टेप्स आते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें कि वॉल फॉर्मेशन होता है और सेल्स यहाँ पर अल्टीमेटली डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के बेसिस पर जो वॉल फॉर्मेशन है वो 2 टाइप का होता है, यानी मियोसिस के दौरान जो वॉल फॉर्मेशन है वो 2 तरीके से हो सकता है और उसके बेसिस पर माइक्रोस्पोर टेट्राड को 2 कैटेगरीज में हम देख सकते हैं। एक है हमारा सक्सेसिव टाइप। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो 2 डिवीजन होते हैं यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2, यहाँ पर क्या होगा, पहले डिवीजन होगा फिर वॉल फॉर्मेशन होगा, फिर डिवीजन होगा फिर वॉल फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे टाइप को हम सक्सेसिव टाइप डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द 2 न्यूक्लियर डिवीजन आर फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन, यानी कि डिवीजन फिर वॉल फॉर्मेशन फिर डिवीजन फिर वॉल फॉर्मेशन। और यहाँ पर ये जो वॉल फॉर्मेशन होता है ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी कि ये वॉल फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होता है और ये फेरीफेरी की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर ये जो वॉल फॉर्मेशन है ये सेंट्रीफ्यूगल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और यहाँ पर हुआ क्या, ये जो पोलन मदर सेल थी इसमें सबसे पहले मियोसिस 1 हुई, फिर क्या हुआ, फिर वॉल फॉर्मेशन हुआ। वॉल फॉर्मेशन किस टाइप का था, सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि सेंटर से लैटरली ये बाहर की तरफ वॉल फॉर्मेशन मूव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डायड बनता है इस टाइप के डिवीजन में। उसके बाद फिर मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 के बाद ये जो सेल्स थे ये डिवाइड हो गए, 4 न्यूक्लियस बन गए और वॉल फॉर्मेशन फिर से हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक और वॉल यहाँ पर बन गई है और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पर बन गया है। और इस टाइप के टेट्राड को हम आइसोबाइलेटरल टेट्राड के नाम से जानते हैं जो कि मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे 2nd टाइप के वॉल फॉर्मेशन की, जो कि है सिमुल्टेनियस टाइप। यहाँ पर क्या होता है, सारे डिविजन्स हो जाते हैं उसके बाद वॉल फॉर्मेशन होता है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये पोलन मदर सेल थी, इसमें मियोसिस 1 भी हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गए, मियोसिस 2 भी हो गया, 4 न्यूक्लियाई बन गए। अब इसके बाद यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन होता है। तो ये सिमुल्टेनियस टाइप वॉल फॉर्मेशन है। जबकि हमने जो सक्सेसिव टाइप देखा था उसमें क्या हो रहा था, पहले डिवीजन हो रहा था फिर वॉल फॉर्मेशन हो रहा था, फिर डिवीजन हो रहा था फिर वॉल फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले पूरा डिवीजन ही हो गया, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। और इसमें जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है इसे हम टेट्राहेड्रल टेट्राड के नाम से जानते हैं। इसको हम टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं। और यहाँ पर जो कंडीशन अराइज
कैरेक्टराइज करती है वो है बाई न्यूक्लिएट सेल वाली कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर डाइड वाली कंडीशन, डाइड सेल वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर मेन है। और यहाँ पर क्या है, अ बाई न्यूक्लिएट सेल इज फॉर्म्ड आफ्टर म्यूसिस 1 एंड आफ्टर म्यूसिस 2 द वॉल फॉर्मेशन अकर्स सेंट्रीपीटली by growing furrows which meet in the center of the cell and it divide it into 4 parts। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो वॉल फॉर्मेशन है ये सेंट्रीपीटल होता है, यानी कि ये वॉल फॉर्मेशन किनारे किनारे से स्टार्ट होता है और ये सेंटर की तरफ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है और ये डाइकॉट्स में कॉमन होता है। हमने अभी आपको 2 टाइप के वॉल फॉर्मेशन पढ़ा है, जिसमें हमने आपको बताया कि 2 टाइप के टेट्राड आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी आपको कुछ और टाइप के टेट्राड देखने को मिल सकते हैं, जिनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आइसोबाइलेटरल टेट्राड जो कि कॉमन होता है कहाँ, मोनोकॉट्स में, और ये कौन से टाइप के वॉल फॉर्मेशन से बनता है, सक्सेसिव टाइप वॉल फॉर्मेशन। टेट्राहेड्रल टेट्राड जो कि कॉमन कहाँ होता है, डाइकॉट्स में, और ये सिमुल्टेनियस टाइप वॉल फॉर्मेशन की वजह से बनता है। यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, आपको 3 दिख रहे हैं, एक जो चौथा वाला है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको डेक्यूसेट टाइप का भी माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने को मिल सकता है, जो कि कुछ इस टाइप का दिखाई देता है और ये कॉमन होता है मैग्नोलिया में। इसके अलावा आपको लीनियर टेट्राड भी देखने को मिल सकता है, जिसमें चारों माइक्रोस्पोर एक सीधी लाइन में अरेंज्ड होते हैं। अगर हम बात करें टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड की, तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, ये आपको एरिस्टोलोकिया में देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, वेरी आईएमपी जो पॉइंट है वो है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस हैव ऑल द 5 टाइप ऑफ टेट्राड। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन से ऐसा स्ट्रक्चर है या कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें कि ये 5 टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड रिपोर्टेड है, तो वो है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है। अब नॉर्मली होता क्या है, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो कुछ समय के बाद सेपरेट डाउन हो जाता है, क्योंकि उसकी जो कैलोस की वॉल होती है वो डिग्रेड हो जाती है। टेपटम बेसिकली एक एंजाइम सेक्रेट करता है कैलेस, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर की जो कैलोस की वॉल होती है वो डिग्रेड हो जाती है और जो माइक्रोस्पोर है या जो पोलन ग्रेन है वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये सेपरेट ही नहीं हो पाते और ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन। और ये कंडीशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनोना, टाइफा, जेट्रोफा, ड्रोसेरा और ड्राइमिस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एमसीक्यू टाइप में। इसके अलावा एस्किपिडेसी और ऑर्किडेसी में आपको एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें कि जो पोलन ग्रेन है 2 लोब होते हैं एंथर में, और जो पोलन ग्रेन होते हैं हर एंथर लोब के वो एक सिंगल मास बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलिनिया या मैसुला। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये है पॉलिनिया। इसको हमने आपको निकाल कर भी दिखाया था कैलोट्रोपिस वाले वीडियो में। कैलोट्रोपिस के फ्लावर से हमने आपको पॉलिनिया निकाल कर दिखाया था। तो ये बेसिकली है पॉलिनिया, जिसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं एंथर लोब के वो इकट्ठा होकर बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो पॉलिनिया है इसके स्टॉक को हम कॉर्डिकल कहते हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से यहाँ पर एक पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, जिसे डिस्क या कॉर्पस्कुलम कहा जाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ट्रांसलेटर एपरेटस के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बेसिकली क्या है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पोलन ग्रेन डेवलप हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो इसलिए गैमेटोफाइट टर्म यूज हुआ है। और मेल, क्योंकि यहाँ पर ये एंथर में यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो बेसिकली क्या है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ से जो हैप्लॉइड स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। जो हमारा पोलन ग्रेन है इसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके साथ साथ अगर हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पोलन ग्रेन होता है इसमें आपको 2 लेयर देखने को मिलते हैं, एक आउटर और दूसरा इनर। जो आउटर लेयर होता है इसको हम बोलते हैं एक्साइन और जो इनर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं इंटाइन। तो जो आउटर लेयर है एक्साइन, ये पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको बाहर की तरफ जो लेयर दिखाई दे रही है ये एक्साइन है। ये एक डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, यानी कि ये पूरे पोलन ग्रेन को कवर
नहीं कर रही है, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक्साइन है जो कि आउटर मोस्ट थिक लेयर होती है। इसके बाद आती है इंटाइन जो कि थिन कंटिन्यूअस लेयर होती है पोलन ग्रेन की। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि एक्साइन और इंटाइन का कंपोजिशन क्या है, यानी एक्साइन किस चीज़ की बनी है और इंटाइन किस चीज़ की बनी है। जो एक्साइन होती है ये आपकी बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन की, और जो इंटाइन है ये बनी हुई है सेलुलोज एंड पेक्टिन की। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी कि ये ऐसा सब्सटेंस है स्पोरोपोलिनिन जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली का इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा किसी भी इंजाइम के द्वारा इस स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड भी नहीं किया जा सकता है। ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये आपका जर्म पोर वाले रीजन में एब्सेंट रहता है, यानी कि बेसिकली जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर एक्साइन सारे रीजन्स पर प्रेजेंट है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को छोड़कर, यानी कि इस पॉइंट पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं है और ये थोड़ा सा थिन रीजन होता है। इस रीजन को हम बोलते हैं जर्म पोर। यहीं से जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करता है और पोलन ट्यूब बाहर आती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये जो टॉपिक है ये आपको एनसीईआरटी में एज सच इस टर्म पे नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है इसको डिटेल में भी हमने सेपरेट वीडियो में बता रखा है। अगर आपको और जानकारी चाहिए और डिटेल में इस प्रोसेस को समझना है तो आप हमारे चैनल पर माइक्रोगैमेटोजेनेसिस वाले वीडियो को भी देख सकते हो। अब यहाँ पर होता क्या है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन बेसिकली कहाँ से बना, जो माइक्रोस्पोर बना हुआ था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान, वही माइक्रोस्पोर आगे चल के पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसमें 2 बार माइटोसिस का प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। जो पोलन ग्रेन है इसको अभी हम इमैच्योर या पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, और फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद इसे हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहने लगते हैं। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है इसमें फर्स्ट टाइम माइटोसिस का डिवीजन होता है। तो पोलन ग्रेन में 2 सेल बन जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। इस स्टेज पर पोलन ग्रेन को हम बोलने लगते हैं पोलन ग्रेन इज एट 2 सेल्ड स्टेज। तो पोलन ग्रेन में जब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है तो उसे हम 2 सेल्ड स्टेज कहने लगते हैं पोलन ग्रेन की। इसके बाद क्या होता है, पोलन ग्रेन में जो जनरेटिव सेल है उसमें सेकेंड टाइम माइटोसिस होती है और 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद पोलन ग्रेन को हम बोलने लगते हैं पोलन ग्रेन इज एट 3 सेल्ड स्टेज, क्योंकि यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट रहते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। तो इस तरीके से माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें कि जो पोलन ग्रेन है उसी में फर्दर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली एंड में एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि आपको 2 मेल गैमेट्स देखने को मिलते हैं। और जब ये जर्मिनेट कर रहा होता है पोलन ग्रेन तो उस वक्त जो पोलन ट्यूब होता है उसमें 2 मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अल्टीमेटली माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के एंड पर आपको एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो पोलन ग्रेन की 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्टेज होती है इसमें कुछ वेरिएशंस दिखाई देते हैं कुछ स्टेप पर, आपको उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जो पोलन ग्रेन की 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्टेज है इसमें क्या वेरिएशन आपको दिखाई देता है। 60% एंजियोस्पर्म्स के केस में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज फ्रॉम द एंथर, यानी कि एंथर में ही जब पोलन ग्रेन में माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है और उसमें फर्स्ट टाइम माइटोसिस होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बन जाता है, यानी कि पोलन ग्रेन अपनी 2 सेल्ड स्टेज पर आ जाता है, उसी वक्त 60% एंजियोस्पर्म के केस
केस में एंथर का डिहीसेंस होता है और पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकल जाता है टू सेल्ड स्टेज पर। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसके बाद ये जो पोलन ग्रेन है जो टू सेल्ड स्टेज पर था, ये जब दूसरे फ्लावर के या सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है और जर्मिनेट करता है, उस दौरान इसके जनरेटिव सेल में सेकेंड टाइम माइटोसिस होती है। तो 60% एंजियोस्पर्म्स के केस में इस टाइप से डेवलपमेंट होता है। जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है, पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज पर ही एंथर से शेड होता है, यानी कि उस वक्त एंथर के अंदर ही दोनों माइटोसिस के डिविजन्स हो चुके होते हैं और पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज के साथ, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स के साथ एंथर से बाहर निकलता है। तो ये वेरिएशन आपको दिखाई देता है पोलन ग्रेन में कि 60% एंजियोस्पर्म्स के केस में पोलन ग्रेन एंथर से 2 सेल्ड स्टेज पर बाहर निकलता है और बाकी की डेवलपमेंटल प्रोसेस पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा पर हो रही होती है। लेकिन जो बाकी के एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें 3 सेल्ड स्टेज पर, यानी कि पूरा डेवलपमेंट करने के बाद पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पोलन ग्रेन के ही बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और दिए हुए हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पहली चीज यहाँ पर है पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, गिव रीजंस व्हाई पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। तो पोलन ग्रेन जो कि बहुत ही ज्यादा नाजुक और छोटा सा स्ट्रक्चर है, वो आपको आज भी फॉसिल्स के फॉर्म में क्यों मिल रहा है, क्या कारण है, उसमें ऐसी क्या चीज प्रेजेंट है जो कि उसको फॉसिल के फॉर्म में आज भी मिलने में हेल्प करती है। तो बेसिकली जो पोलन ग्रेन है उसका जो आउटर कवरिंग एग्जाइन है जिसमें कि स्पोरोपोलिनिन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो पोलन ग्रेन है वो आज भी आपको फॉसिल के फॉर्म में मिल रही है। यानी कि लाखों करोड़ों साल पुराने फ्लावर्स के पोलन ग्रेन आज भी फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो पोलन ग्रेन है उसकी आउटर कवरिंग स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, जो इसको कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता, जो कि बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एग्जाइन होती है पोलन ग्रेन की, इस पर आपको अलग अलग टाइप के पैटर्न्स दिखाई देते हैं और इस बेसिस पर कई लोगों ने फ्लावर्स को अलग अलग फैमिलीज में क्लासिफाई भी कर रखा है। तो एग्जाइन पर मौजूद जो पैटर्न्स है उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके साथ साथ जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में हमने आपको बताया कि 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। इसके साथ साथ जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी सराउंडेड होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के दौरान पोलन ग्रेन में फर्दर डेवलपमेंट होता है और वो एक मैच्योर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। और मैच्योर पोलन ग्रेन में आपको वेजिटेटिव सेल देखने को मिलेगी जो कि बड़ी होती है, जिसमें कि इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। और आपको जनरेटिव सेल देखने को मिलेगी, क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे पोलन ग्रेन में फर्दर डेवलपमेंट होता है, जनरेटिव सेल पोलन ग्रेन की वॉल से अपना कॉन्टैक्ट खत्म करके सेपरेट हो जाती है और यही जनरेटिव सेल जो कि छोटी सी होती है, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लगती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस आगे बढ़ता है, पोलन ग्रेन में फर्दर डेवलपमेंट भी होते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पोलन एलर्जी का है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पोलन ग्रेन एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, जैसे कि आपको स्नीजिंग होने लगेगी, कफिंग होने लगेगी, आंसू आने लगेंगे। ये सब एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ कुछ केसेस में ये जो पोलन ग्रेन है ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन भी यहाँ पर आ सकती है। इसके साथ साथ पोलन एलर्जी का सिम्टम ये है हे फीवर, ये भी एक पोलन एलर्जी का ही सिम्टम है। इसके साथ साथ जो पोलन ग्रेन्स हैं जो आपको अलग अलग प्लांट्स से देखने को मिलते हैं जिसमें कि एलर्जी हो सकती है, उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है पार्थीनियम का, जिसे हम कैरेट ग्रास के नाम से भी जानते हैं। ये जो है ये वीट के साथ इंपोर्ट किया गया था इंडिया में, मतलब ये बाहर से आया हुआ प्लांट है पार्थीनियम, तो ये भी पोलन एलर्जी कॉज करता है। इसके साथ साथ एमरैंथस, चिनोपोडियम और एम्ब्रोसिया, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट जो मेन एग्जाम्पल्स है वो ये है। पोलन ग्रेन के यूजेस की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है वहाँ पर पोलन टैबलेट्स और सिरप्स भी प्रोवाइड करी जाती हैं। पोलन टैबलेट्स को फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं और एथलीट्स हैं वो भी अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए पोलन के टैबलेट्स और सिरप्स का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोलन वाइबिलिटी। पोलन वाइबिलिटी बेसिकली वो पीरियड है जिसमें कि पोलन ग्रेन में एबिलिटी रहती है जर्मिनेट करने की, यानी कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही पोलन ग्रेन में ये एबिलिटी होती है कि वो जर्मिनेट कर सके, और उस पीरियड को हम बोलते हैं पोलन वाइबिलिटी, यानी पोलन वाइबल है, पोलन जर्मिनेट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये उसकी पोलन वाइबिलिटी पर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ जो पोलन वाइबिलिटी है ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी निर्भर करती है। पोलन वाइबिलिटी के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो राइस और वीट के केस में जो पोलन वाइबिलिटी पीरियड है वो 30 मिनट्स है, यानी 30 मिनट्स के अंदर अंदर अगर उसे सुइटेबल स्टिग्मा मिल जाता है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर सकता है। तो पोलन वाइबिलिटी राइस और वीट के केस में 30 मिनट्स अप्रॉक्स रहती है। इसके अलावा रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलोनेसी के मेंबर्स में वाइबिलिटी पीरियड सेवरल मंथ का रहता है। इसके साथ साथ जो पोलन ग्रेन्स हैं डिफरेंट प्लांट्स के, इनको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में भी स्टोर किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये जो पोलन ग्रेन है इनको स्टोर करके रखना बेसिकली क्या है, पोलन बैंकिंग। जिस जगह पर इनको स्टोर करते हैं ये पोलन बैंक्स हैं। तो पोलन बैंक्स में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है उनको बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके स्टोर कर दिया जाता है। तो उनकी जो वाइबिलिटी कंडीशन है या वाइबल कंडीशन है उसको मेंटेन रखा जा सकता है अगर आप उसे लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर देते हो। तो इस तरीके से आप जेनेटिक रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करने का काम कर रहे हो, यानी कि डिफरेंट प्लांट्स के पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख रहे हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो कि यहाँ पर है गाइनोशियम। गाइनोशियम की सिंगल यूनिट है पिस्टल या फिर कार्पल। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी कंडीशन, क्योंकि एक कार्पल प्रेजेंट है। और कहीं कहीं पर कुछ फ्लावर्स में एक से ज़्यादा पिस्टल या कार्पल प्रेजेंट होती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। यहाँ पर भी आपको दो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अगर पिस्टल्स जो है वो फ्री है एक दूसरे से तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन, ये आपको माइकेलिया में देखने को मिलती है। और अगर पिस्टल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड है, जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन, ये आपको पेपावर में देखने को मिलती है। सो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछे जाते हैं। तो पेपावर जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है सिनकार्पस कंडीशन के साथ, और माइकेलिया जो कि एपोकार्पस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिस्टल या कार्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी बेसिकली बेसल सोलन पार्ट होता है, स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट है, और स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर पोलन लैंड करता है। जो ओवरी है इसका जब आप सेक्शन कट करते हो, चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, तो इसमें आपको एक कैविटी दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं लोक्यूल। और ओवरियन कैविटी या लोक्यूल में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा पर अटैच्ड होते हैं ओव्यूल्स, यानी कि मेगास्पोरेंजिया टर्म भी इनके लिए हम यूज करते हैं। ओव्यूल का नंबर वेरी कर सकता है ओवरी में, कहीं कहीं पर एक ओवरी में एक ओव्यूल प्रेजेंट हो सकता है। तो ये आपको देखने को मिलता है वीट में, पैडी में और मैंगो में। और कहीं कहीं पर एक ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये आपको देखने को मिलता है पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड में। एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ओव्यूल की, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा कि ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। यहाँ पर जो ओव्यूल है ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको एनाट्रोपस ओव्यूल या फिर इसे हम इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं, ये दिखाई देता है। ओव्यूल के भी कई टाइप्स होते हैं, इनको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था, टाइप्स ऑफ ओव्यूल वाले वीडियो में। तो ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है इसमें क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया कि ओवरी में ओवरियन कैविटी या लोक्यूल है, वहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है और उसी प्लेसेंटा से ये ओव्यूल अटैच्ड रहता है। अब होता क्या है, ये जो ओव्यूल है इसमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, और इसी फ्यूनिकल के थ्रू ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है। इसके साथ साथ ओव्यूल में एक वस्कुलर सप्लाई भी जा रही होती है जो कि ओव्यूल को न्यूट्रिएंट्स और वाटर सब सप्लाई करने का काम करती है।
इसके अलावा जो ओव्यूल है इसमें एक पॉइंट होता है हाइलम। हाइलम बेसिकली वो पॉइंट है जहां से फ्यूनिकल ओव्यूल की मेन बॉडी से अटैच्ड होता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम, जहां से आपका ओव्यूल की मेन बॉडी ये है। ओव्यूल की मेन बॉडी से जब फ्यूनिकल कनेक्टेड रहता है तो उस बेसिक पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम बेसिकली क्या है, इट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू में कि विच पार्ट इज द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, तो ये है हाइलम। इसके अलावा क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल के केस में ये जो फ्यूनिकल है यही आगे बढ़ता चला जाता है और ये ओव्यूल की मेन बॉडी से फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं रैफ। तो आपको एनाट्रोपस ओव्यूल के केस में क्या दिखाई देगा, फ्यूनिकल ही आगे चलकर ओव्यूल की मेन बॉडी से फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं रैफ। अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये ओव्यूल की मेन बॉडी है। ओव्यूल की मेन बॉडी एक टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस जो होता है ये डिप्लॉइड नेचर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी प्लॉइडी है 2n। इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये जो न्यूसेलस के सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। तो यहाँ पर ये जो न्यूसेलस है, ओव्यूल की मेन बॉडी किससे मिलकर बनी है, न्यूसेलस से मिलकर बनी हुई है। इस न्यूसेलस को सराउंड करते हुए 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं कवरिंग के, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट जनरली आपको इंटीग्यूमेंट का नंबर वेरी भी करता है प्लांट टू प्लांट में। कहीं कहीं पर एक इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर यूनिटेगमिक कंडीशन होती है, कहीं कहीं पर 2 इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर बाईटेगमिक कंडीशन होती है, और कहीं कहीं पर इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट भी होते हैं, वहाँ पर एटेगमिक कंडीशन होती है। इसके साथ साथ इंटीग्यूमेंट जो है वो न्यूसेलस को पूरी तरीके से कवर करते हैं सिवाय एक पॉइंट को छोड़कर, यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर न्यूसेलस इंटीग्यूमेंट से कवर्ड नहीं है। इस पोर को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसके साथ साथ ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट एक पोल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं चैलाजल एंड। इसके साथ साथ अगर हम माइक्रोपाइल के फंक्शन की बात करें तो ये जो माइक्रोपाइल है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये रहता है कि जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पर तो पोलन ट्यूब बनाता है, और वो पोलन ट्यूब ज़्यादातर केसेस में माइक्रोपाइल से ही एंट्री लेता है। तो पहला तो इसका ये फंक्शन हो गया। इसके साथ साथ ये ओव्यूल आगे चलकर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ये ही ओव्यूल सीड बना लेता है, और सीड में भी माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। सीड के केस में माइक्रोपाइल का फंक्शन ये रहता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और दूसरा इसका फंक्शन ये रहता है कि ये गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इम्ब्रियो सैक, या इसी का दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। इम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो इम्ब्रियो सैक है इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं इसको हम देख लेते हैं। तो इम्ब्रियो सैक में जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइल की तरफ जो एंड है इम्ब्रियो सैक का, वहां पर 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 सेल बड़े बड़े होते हैं जिनमें कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों सेल को हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल, और इनके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हैं इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसके साथ साथ यहाँ पर एक सेल और प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एग सेल। तो सिनर्जिड और एग सेल ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है, और इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं एग एपरेटस। यानी एग एपरेटस में आपको एग और 2 सिनर्जिड देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ऊपर की तरफ चैलाजल एंड की तरफ आपको 3 सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और सेंटर में आपको एक बड़ा सा सेल दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो बेसिकली इम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो ये जो इम्ब्रियो सैक है इसमें आपको जो कंडीशन दिखाई देती है वो है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इम्ब्रियो सैक में किस टाइप की कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो इम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर 7 सेल्स प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 और 7 आपका सेंट्रल सेल। तो 7 सेल्स है, और न्यूक्लियस यहाँ पर 8 है। आप देखो सिनर्जिड्स के 2 न्यूक्लियस, एक एग का, 3 एंटीपोडल, 3 और 3 6 हो गए, और पोलर न्यूक्लियाई के 2 8। तो टोटल आपको यहाँ पर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन इम्ब्रियो सैक के अंदर दिखाई देती है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जैसा कि यहाँ पर होता क्या है, जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया उसमें एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, मैंने आपको ये भी बताया। लेकिन होता क्या है, जो ओव्यूल होता है स्टार्टिंग में, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस के सेल्स पूरा फिल्ड रहते हैं और धीरे धीरे करके उन न्यूसेलस के सेल्स से मेगास्पोर बनता है। उसके बाद एंड में वहाँ पर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, इसीलिए इनका नाम मेगास्पोर रहता है। जबकि वहाँ पर एंथर में जो स्पोर बनते थे उनको हम माइक्रोस्पोर बोलते थे, क्योंकि उनका साइज थोड़ा सा छोटा था। तो होता क्या है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल में स्टार्टिंग में होमोजीनस मास ऑफ सेल, होमोजीनस मतलब एक ही टाइप के सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस को बाउंड करते हुए जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस। इसके बाद क्या होता है, न्यूसेलस के ही कुछ सेल्स जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और उनको हम कहने लगते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है, इस आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन, जिसके बाद दो सेल बनते हैं। बाहर की तरफ जो सेल बनती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और अंदर की तरफ जो सेल बनती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है यही आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि न्यूसेलस के सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, तो मेगास्पोर मदर सेल जो कि न्यूसेलस के ही सेल से बनी है वो भी डिप्लॉयड होगी। अब यहाँ पर ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें म्यूसिस होती है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जहाँ पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल से। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। और मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो मेगास्पोर बना था उस मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर आपको वेरिएशन ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जब 4 मेगास्पोर बनते हैं, उन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल बचता है। वही फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाता है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो इस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जहां पर सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ये आपको ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स के केस में देखने को मिलती है। इसके अलावा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के अलावा बाइस्पोरिक डेवलपमेंट भी होती है और टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट भी होती है। तो बाइस्पोरिक डेवलपमेंट के केस में 2 मेगास्पोर्स पार्टिसिपेट करते हैं, टेट्रास्पोरिक के केस में चारों के चारों फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये भी वेरिएशन आपको दिखाई देता है, लेकिन मेजॉरिटी में आपको ये कंडीशन दिखाई देती है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की, जहां 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, बाकी के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था, ध्यान रखिएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस हो रही थी और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन रहे थे। उन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो गए और उसके बाद जो एक बचता है उसको हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। अब यहाँ से मेगा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक मेगास्पोर इस डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इस टाइप के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा जो कि माइटोटिक होगा। ये न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बना देगा जो कि अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। इसके बाद फिर सेकेंड न्यूक्लियस डिवीजन होता है और यहाँ पर क्या होगा, हर पोल पे आपको 2-2 न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। फिर तीसरी बार यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होगा और मतलब यहाँ पर भी माइटोसिस हो रही है। बेसिकली 3 बार यहाँ पर माइटोसिस हुई है, जिसमें कि न्यूक्लियर डिवीजन सिर्फ हुआ है, वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर बेसिकली क्या बना, जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें एक एंड पर 4 न्यूक्लियाई है और दूसरे एंड पर 4 न्यूक्लियाई है। इसके बाद न्यूक्लियस की शिफ्टिंग होती है, हर एंड से एक-एक न्यूक्लियस
न्यूक्लियस शिफ्ट करके सेंटर की तरफ आता है। तो अब यहाँ पर जब ये न्यूक्लियस शिफ्ट करके सेंटर की तरफ आता है, ये देखिए, तो एक एक न्यूक्लियस जब शिफ्ट करके सेंटर की तरफ आएगा तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस यानी कि वॉल फॉर्मेशन होती है। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो क्या है, वो है एम्ब्रियो सैक, जिसमें कि ऊपर की तरफ यानी कि चैलेजल एंड की तरफ आपको 3 एंटीपोडल सेल्स, नीचे की तरफ यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको एग एपरेटस दिखाई देता है, जिसमें 2 सिनर्जिड और एक एग सेल प्रेजेंट होते हैं। और बीच में जो सेंट्रल सेल है इसमें आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं। तो ये बेसिकली है आपका एम्ब्रियो सैक, जिसको हम पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन दिखाई देती है। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की है, जिसमें कि एक मेगास्पोर से पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके साथ साथ ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। सो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक को भी यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका शॉर्ट नोट में आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, स्ट्रक्चर तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है वो होता है पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक। क्योंकि इसका नाम पॉलीगोनम टाइप इसलिए है क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने 1879 में एक प्लांट में, जिसका नाम है पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है इसमें आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन दिखाई देती है। तो ये बेसिकली आपका एम्ब्रियो सैक है जिसमें आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन दिखाई देती है। इसमें जो सिनर्जिड सेल है इसमें फिलीफॉर्म अपरेटस जो प्रेजेंट रहते हैं, इनका मेन रोल रहता है कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब इसी डायरेक्शन में मूव करती है। तो फिलीफॉर्म अपरेटस का भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ये आपको बनाने के लिए भी आ सकता है और इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सो आज हमने यहाँ पर इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना समझा, इसके साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी देखा। तो आप यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद जब एनसीईआरटी को रीड करोगे तो बहुत आसानी से आपको एनसीईआरटी की चीज़ें समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।